एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी ड्रामा का हीरोइन जिसी एक नाइट क्लब में टेबल टेनिस खेल रही होती है। तो उसके ओपोनेंट से बोलती है कि अगर तुम तुम्हारी असली नाम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा। ये सुनकर जिसी उसे बोलती है कि नामुमकिन है बोलकर उसके साथ वो टेबल टेनिस खेलने लगती है। और यहाँ पर उसी नाइट क्लब में हमारी मेन लीड जिंघाओ भी आया होती है और वो जिसी का ही मैच देख रही होती है। और यहाँ पर जिसी अपने ओपोनेंट को हरा देती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो बार की ओनर को अपने पैसे मांगती है तो उसकी ओनर उसे पैसे दे देती है। और यहाँ पर जिसी तो बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर जिंघाओ जिसी का गेम देखकर उसे बोलती है कि तुमने चीटिंग की है। ये सुनकर जिसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जिंघा को बोलती है कि अगर मैं मेरी गेम के ऊपर भरोसा नहीं तो तुम आकर मेरे साथ खेल सकते हो। ये सुनकर जिंघा जाकर जिसी के साथ खेलने लगती है और यहाँ पर दोनों जिसी खेल रही होती है तो जिसी देखती है कि बहुत ज्यादा टाइम हो रही होती है तो वो लास्ट में विनिंग बॉल स्टाइल कर वो जिंघा को हरा देती है। ये देखो जिंघा तो बुरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि वो विनिंग बॉल को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो टेबल टेनिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए यहाँ पर जिंघा जिसी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन जिसी अपना पैसे लेकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिसी अपने घर में होती है और बोलती है कि मुझे चीट करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मेरी ये ईमानदार लड़की अपने पैसे खुद में कमा सकती हूँ। ये बोलकर वो भागते हुए अपने दोस्त के पास जाती है और उसका नाम टेंडन होती है और उसे दिखाती है कि मैंने कितना पैसा कमाया है और उसे बोलती है कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली। ये सुनकर टेंग उसे बोलती है कि ये टेंगवान का 1 साल का ट्यूशन फीस होगा और उसे बोलती है कि तूने सिर्फ दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा जीता है। उसे बोलती है कि अगर तेरे पास पैसे नहीं थे तो इतने महंगी कॉलेज में पढ़ क्यों रही है, तू एक नंबर का पागल है। ये सुनकर जैसी टेंडन से पूछती है कि तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो टेंडन हाँ बोलती है। तो जैसे उसे मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे बोलती है कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो तू मेरा मदद क्यों नहीं करता है। ये सुनकर टेंडन उसे बोलती है कि ठीक है मैं तेरा मदद करूंगा बोलकर उसे नीचे उतारती है और जाकर एक बैग निकालती है और वो जैसी को दे देती है। और यहाँ पर जैसे जैसे अंदर चेक करती है तो देखती है कि अंदर कुछ भी नहीं है। तो टेंडन उसे बताती है कि ये काल को आने वाला टेंडन का बहुत ही फेमस डिजाइन है। ये सुनकर जैसी तो बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगती है और उसी बैग को टेंडन के मुंह के ऊपर मारती है और उसके बाद दोनों पैसे के लिए लड़ने लगते हैं। और अगले सुबह जैसी टेंगवान के सामने खड़ा हुआ होती है तो उसे टेंडन की बातें याद आती है और टेंडन उसे बताया होती है कि उस कॉलेज में बहुत ही ज्यादा रिच लोग पढ़ते हैं इसलिए तुम्हें यहाँ पर भी रिच प्रिटेंड करना होगा, तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल आइडेंटिटी वहाँ पर छुपाना होगा। असल में जिसी का टेंगवान में आने का कुछ वजह है, वो क्या है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। और उसके बाद जिसी अंदर चली जाती है और यहाँ पर नीना अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो उसके पास बेबे आती है और यहाँ पर नीना जैसे ही बेबे को देखती है उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे फिर से लेटर देकर जिंगाओ के पास भेजने वाले हो। ये सुनकर बेबे उसे बोलती है कि मैंने उसके पास कितना लेटर भेजा लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। ये सुनकर नीना से बोलती है कि तुम उसे समझ के आ रही हो, वो अच्छा दिखने के साथ अच्छा पढ़ता है और वो अमीर भी है। और यहाँ पर बेबे उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ और उसे बताती है कि जिंगाओ जिस क्लब में है वहाँ पर एक असिस्टेंट की जरूरत है और मैं वो असिस्टेंट की जॉब करना चाहती हूँ बोलकर उसे उसी का फॉर्म दे देती है। तो नीना से बोलती है कि तो तुम ही जाकर अप्लाई क्यों नहीं कर देते। तो बेबे उसे बोलती है कि तुम योंग का गर्लफ्रेंड हो, अगर तुम ही जाकर दोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद और एक लड़की आती है और उसका नाम जिहाई होती है और वो वही एप्लीकेशन फॉर्म उसे देकर यहाँ से चली जाती है। और उस टाइम पर उनकी क्लासरूम में उनकी एक क्लासमेट भागते हुए आती है और उसे बताती है कि हमारी न्यू क्लासमेट की ग्रैंडफादर एक बहुत ज्यादा फेमस डिजाइनर है। ये वजह से सारी क्लास होती है सारी तो यहाँ पर हैरान हो जाती है। और उसके बाद उनकी न्यू क्लासमेट आ जाती है जो कि और कोई नहीं जिसी होती है। और यहाँ पर जिसी का ड्रेस और बैग देखकर सारी क्लासमेट उसके ऊपर तो पूरी तरह से इंप्रेस हो जाती है। और यहाँ पर टीचर बेबे को जिसी का मदद करने के लिए बोलती है और यहाँ पर बेबे जाकर जिसी से पूछती है कि तुम्हारे ड्रेस और तुम्हारे बैग कौन सा ब्रांड से है। ये सुनकर जिसी बताती है कि मैं किसी ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करती। ये सुनकर बेबे उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए खास डिजाइन किया जाता है। ये सुनकर जिसी को सोचने लगती है और बता देती है कि हाँ। और ये बात सुनकर सारी क्लासमेट तो हैरान हो जाते हैं और ये सारी बातें जियाई भी सुन रही होती है और उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो अपने लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक निकालती है और जैसे ही उसकी लिपस्टिक देखते तो सारे मेंबर तो उसकी तरह देखने लगते हैं। तो यहाँ पर जियाई अपना लिपस्टिक निकालती है और ये देखकर सारे मेंबर तो उसकी तरह देखने लगते हैं क्योंकि वो जिहाओ की लिपस्टिक से ज्यादा महंगी ब्रांड से होती है ना इसीलिए। और यहाँ पर जिसी को याद आती है कि उसने अपना ड्रेस और उसी लिपस्टिक को अपने जुगाड़ू तरीके से बनाया होती है। और यहाँ पर जिया भी देखती है कि सारे लोग जिसी को अटेंशन दे रही होती है तो उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो जिसी को देख रही होती है। और यहाँ पर जिसी देखती है जैसे ही जिया उसे घूर रही होती है तो थोड़ा सा घबरा जाती है, उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ आज ज्यादा ही कर दिया। और उसके बाद बेबे जिसी को अपना स्कूल घुमा रही होती है तो जिसी का नजर एक ट्रॉफी में जाती है तो जिसी जाकर उसी ट्रॉफी को देखने लगते हैं। बेबे उसे बताती है कि ये 20 साल का रनर अप ट्रॉफी है और उसे बताती है कि उसी कंपटीशन में हम फाइनल आ सकते हैं। लेकिन यंग नाम का एक लड़का था जिसने अपने ओपोनेंट के साथ लड़ाई कर ली थी जिस वजह से हम इस चैंपियन ट्रॉफी को हार गए थे। सुनकर जिसी को तो समझ में आ गया होती है कि वो अपने डैड के बारे में बात कर रहे हैं। असल में जिसी यहाँ पर अपने डैड के बारे में जानने के लिए आया होती है क्योंकि उसे पता चल गया होती है कि उस दिन उसकी डैड को किसने ट्रॉफी दिया था और इसी बारे में जानने के लिए जिसी यहाँ पर आया होती है। और इस टाइम पर बेबे को कुछ दोस्त आती है तो उसे बुलाकर यहाँ से ले जाती है और यहाँ पर जिसी उसी ट्रॉफी को देख रही होती है और कुछ सोचने लगती है और उसी कांच में अपने सर को पटकने लगते हैं और दूर से ये सारी चीज जिहाओ देख रही होती है और उसे तो जिसी पागल ही लगती है। और यहाँ पर जिसी जैसे अपने सर उसी कांच में पटकती है तो उसकी नाक से ब्लड निकलने लगती है। और उसके बाद जिसी अपने स्कूल की मेडिकल रूम में जाती है
क्योंकि अभी का डॉक्टर जो होती है वो 20 साल पहले भी उसी डॉक्टर में था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसी डॉक्टर ने नहीं उसी की पापा की दवाई चेंज की थी, इस वजह से उसकी पापा का ऐसी हालत हो गई। नहीं तो उसकी पापा ही उसी चैंपियन ट्रॉफी को जीते होंगे और जिसी का पापा का नाम यंग होती है। और यहाँ पर जिंगाओ और गुयान बैडमिंटन खेल रही होती है, लेकिन यहाँ पर गुयान तो बहुत ज्यादा थक जाती है और इस टाइम पर जिनपे आ जाती है तो गुयान उसे बैडमिंटन खेलने के लिए बोलती है। तो जिनपे उसे मना कर देती है, बोलती है कि मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, बोलकर वो जाने लगती है। तो गुयान उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन जिहान उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। और यहाँ पर जिहा जनबे को देख रही होती है तो हमें साफ साफ पता चलती है कि जिहा जनबे को पसंद करती है, लेकिन जनबे उसकी तरह देखता नहीं है और जा रही होती है। तो जिहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और जाकर वो जनबे से टकरा जाती है और उसे बोलती है कि तूने मुझसे टकराया है, बोलकर उसके साथ लड़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर जनबे से कुछ भी बोलता नहीं और उसकी सारे डॉक्यूमेंट को उठाने लगती है। और इसी मौके में जिहा उसकी एक बुक में अपनी एक फोटो रख देती है और यहाँ पर जनबे उसके सारे डॉक्यूमेंट उठाकर उसे वापस कर देती है। तो जिहा बताती है कि ये तो गंदा हो गया है। तो जनबे से बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे दे दो, मैं दोबारा प्रिंट आउट मारकर तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर जिहा से बोलती है कि ठीक है, तुम्हें मुझे दे देने के लिए आ जाना। और इस बात पर जनबे राजी हो जाती है और वो जिहा को उसके नाम पूछती है। और यहाँ पर जिहा को जैसे ही पता चलती है कि के बारे में जनबे को कुछ भी पता नहीं होती है तो उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेकिन जनबे को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है कि वो यहाँ से गुस्से में क्यों चला गया। और इस टाइम पर उसकी छोटे भाई भागते हुए उसके पास आती है तो वो दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और यहाँ पर जिंगा गुयन का हाथ में जिसी के पास एक लेटर भेजती है और उसे शाम को मिलने के लिए बुलाती है। और यहाँ पर जिंगा जिसी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जिसी उसके पास आता नहीं है। वो हॉस्पिटल रूम में घुस जाती है और वो हर तरह से छानबीन कर रही होती है क्योंकि उसे सब चाहिए होती है कि अपने पापा को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन उसे कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए वो मायूस होकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जिंगा उसका इंतजार कर रही होती है तो उसके पास बहन आती है तो उसे बताती है कि क्या वो लड़की अब तक आया नहीं। तो जिंगा उसे मना कर देती है। तो यहाँ पर गुयान से बोलती है कि ठीक है, कुछ करती हूँ, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और बाहर जाकर वो नीना को कॉल करती है, उसे बताती है जिंगा किसी लड़की का इंतजार कर रहे हैं, बोलकर उसके साथ तो बहुत ज्यादा हंस हंस कर बात कर रही होती है। जैसे वो जिंगा को देखती है कि उसके पीछे खड़ा हुआ होती है वो शांत हो जाती है। तो जिंगा उसे बोलती है कि संभल कर रहना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जैसे जैसे घर में जाती है देखती है कि यंग उसका इंतजार कर रही होती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर डिनर करते हैं। और यहाँ पर जिसी निकले चली जाती है और अगली सुबह जैसे उठती है तो देखती है कि जिसी नहीं है और साइड में बड़ा हुआ है। ये देखो जिसी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो यंग को कॉल करती है तो उसे बताती है कि मुझे काम करते हुए गलती से लग गया था और बताती है कि मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ, इसीलिए तुम स्कूल चले जाना, बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और यहाँ पर जैसे जैसे स्कूल जाती है तो देखती है कि उसकी क्लासरूम में जिंगा बैठा हुआ होती है और यहाँ पर जिंगा उसे बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, बोलकर वो बाहर चल जाती है। लेकिन जिसी तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है और जाकर अपनी क्लास में बैठ जाती है और उसकी सारी क्लासमेट उसे ही देख रही होती है। और यहाँ पर जिंगा उसके पास आती है और उसके हाथ पकड़ती है और टेरिस में ले जाती है और उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम अमीर नहीं हो और तुम हमारे दोस्त को झूठ बोल रही हो। और एक बार जैसे जिसी को पता चलती हो तो घबरा जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जिसी उसे बताती है कि मैं वही वेलिंग वाला टेक्निक सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर जिसी को सोचने लगती है और उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें पे भी करना पड़ेगा और मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और इस बात पर वो एग्री भी कर लेती है। और जैसे जैसे ही क्लासरूम में आती है तो सारी क्लासमेट उसे घेर लेती है और उसे पूछती है कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है, क्योंकि जिंगा स्कूल का सबसे ज्यादा फेमस लड़का होती है ना, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर जिसी संभाल लेती है और बात को कैसे भी करके घुमा देती है। और दूसरी तरह हमें वही लड़का को दिखाया जाता है जहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में वो जिसी के साथ टेबल टेनिस खेल रही होती है और उसके हाथ में एक बैडमिंटन होती है जो कि जिसी का होती है। और यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल जाती है कि वो जिसी को पसंद करती है, लेकिन उसे जिसी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसी अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है और बेबे को अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि उस दिन तुम्हें मेरे ड्रेस पसंद आ गए थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि उसी कपड़े में तुम्हारे लिए एक ड्रेस बनाऊं। ये सुनकर बेबे उसे बोलती है कि उस कपड़े तुम्हारे लिए खास डिजाइन क्या हुआ है, अगर तुम मेरे लिए बनाओगे तो खराब हो जाएगा। ये सुनकर जिसी उसकी बात को टाल देती है और उसे बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सुनकर बेबे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि शाम को हमारा कोई भी क्लास नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो मैं हमारे स्कूल की सारी क्लब तुम्हें दिखा सकती हूँ ताकि तुम्हारी जो क्लब पसंद आए तुम वहाँ पर जा सको। ये सुनकर जिसी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे शाम को जिंगा को टेबल टेनिस सिखाना होती है ना, इसलिए। और यहाँ पर जिसी को याद आती है कि जिंगा को पहले दिन में ही उसकी असली आइडेंटिटी पता चल गई थी, इसलिए वो कुछ सोचने लगती है। उसके बाद मैनेजर डू से मिलने के लिए जाती है। उन्होंने पूछती है कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रहती है। ऐसे सुनकर मैनेजर डू से बता देती है कि हाँ, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रहती है। ऐसे सुनकर जिसी उसे बता देती है कि मेरी क्लासमेट को गलत फहमी हुई कि मेरी फैमिली एक डिजाइनर फैमिली है। ऐसे सुनकर मैनेजर डू हंसने लगती है, बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर और एक लॉक लगाती हूँ जिसे कि सिर्फ मैं ही खुल सकती हूँ, बोलकर उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर लॉक लगाने लगती है। तभी वो देखती है कि जिसी का फादर का नाम यांग जीवन है। तभी उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे फादर का नाम यांग जीवन है। तो जिसी हाँ बोलती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो मैनेजर डू से बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इस नाम को पुराना फाइल पर देख चुकी हूँ। ये सुनकर जिसी से पूछती है कि पुराना फाइल। मैनेजर डू से बताती है कि टेंगियन एक पुराना स्कूल है, पहले यहाँ पर कंप्यूटर नहीं थी इसलिए सारी काम हाथ में हुआ करते थे और अभी साइज फाइल वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। ये सुनकर तो जिसी को सोचने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसी फाइल उसके हाथ लग गई तो उसे अपने पापा के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जिसमें से वो अपने पापा को निर्दोष साबित कर सकता है। उसके बाद जिसी टेबल टेनिस की क्लब में आती है तो वहाँ पर जिंगा उसका इंतजार कर रही होती है और यहाँ पर जिंगा जैसे जिसी को देखती है बोलती है कि क्या तुम जल्दी नहीं आ सकती, बोलकर उसकी ड्रेस देती है और उसे पहनने के लिए उसे भेज देती है। और यहाँ पर जिसी अपना ड्रेस पहनकर आती है तो जिंगा उसे बोलती है कि हम टेक्निकली बात करेंगे। ये सुनकर जिसी उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं कि तुम कैसे खेलती हो। और उसे बोलती है कि बॉलिंग बॉल खेलना इतना आसान नहीं है और उसे बोलती है कि पहले मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा कि तुम कैसा खेलती हो। और उसके बाद वो दोनों खेलने लगती है और यहाँ पर जिसी इतना थक जाती है कि वो तो इससे तो चला ही नहीं जा रही होती है। तो जिंगा को पानी का बोतल आने के लिए बोलती है तो जिंगा उसे साफ साफ मना कर देती है। तो जिसी से बोलती है कि तो ठीक है, मैं पानी लेने
करने के लिए जाऊँ या तुम्हें वॉर्निंग बोल सिखाऊं। ये बात जैसे ही जिंगाओ सुनती है उसके लिए पानी लेकर आती है और यहाँ पर जैसे ही पानी पीना खत्म करती है तो जिंगाओ के साथ बात करने लगती है। तो जिंगाओ से रुक देती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम टाइम वेस्ट करना चाहती हो और उसे प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है। तो जिस भी प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर दोनों प्रैक्टिस कर रही होती है। तो जिंगाओ जोर से मारती है तो जिसी उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसा ही करता रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी सिखा नहीं पाऊंगा और उसे आहिस्ता देने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जिंगाओ जैसे आहिस्ता देती है तो जैसे उसकी तरह जोर से मारती है। ये देखो जिंगाओ तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है लेकिन उसे कुछ भी बोलता नहीं। और उसके बाद वो दोनों प्रैक्टिस कर रही होती है तो जैसे कि मोबाइल में अलार्म बाजती है और वो जाकर देखती है और उसे बताती है कि मेरे टाइम हो गया है और मुझे यहाँ से जाना होगा। और बुलकुर उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे आज की पेमेंट चाहिए। बुलकुर उसे पैसे मांगती है तो यहाँ पर जिंगाओ उसे पैसे दे देती है लेकिन उसे तो बहुत ज्यादा नखरा दिखा रही होती है। और उसके बाद जैसे अपने घर जाने के लिए निकल जाती है लेकिन वो घर जाता नहीं, नीचे बैरस में चली जाती है और उसके पीछे से कोई फॉलो कर रही होती है। इसके बारे में हमें तो कुछ भी पता नहीं होती है। और यहाँ पर जैसे उसी रूम में जाती है जहाँ पर किसी फाइल रखा हुआ होती है और उसी रूम को पिटाने की कोशिश कर रही होती है। और पीछे से इस टाइम पर जिंगाओ आ जाती है और यहाँ पर जिंगाओ को जैसे ही देखती है तो चौंक जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ से बताती है कि स्कूल के काम में मदद क्या कर देती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आने का परमिशन है। और उसे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर आने का परमिशन कौन दिया है। जैसे उसे तो कुछ बोल नहीं पाता। और यहाँ पर जिंगाओ उसे लेकर गार्ड के पास जाने वाला होती है तो उसे पीछे से हक कर देती है और उसे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर और कभी भी नहीं आऊंगा। और यहाँ पर जो होती है वो गलती से जिंगाओ के चेस्ट पर हाथ रख गया होती है। इस वजह से जिंगाओ को बहुत भी ज्यादा गुस्सा आती है और अपना रुमाल निकालती है जिससे के हाथ को नीचे करती है। और यहाँ पर जिंगाओ से बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम एक्सेल स्टूडेंट के बारे में पूछताछ कर रही थी। ये बात जैसे जिसी सुनती है उससे कुछ और बोल नहीं पाता। और यहाँ पर जिंगाओ को नजर साइड में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई जा रही होती है तो जिसू को लेकर साइड में छुप जाती है। और कुछ समय के बाद दोनों जैसे जा रही होती है तो इस टाइम पर जिसी का पापा उसके पास जा जाती है। और यहाँ पर यंग जिसी को बोलती है कि क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हें लेटर दिया था। सुनकर जैसे यहाँ बोल देती है। और ये बात जैसे ही यंग को पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जिंगा को बोलती है कि तुम्हें पता है जिस यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल से स्कॉलरशिप लेकर एडमिशन ली है। ये बात सुनकर जिंगा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और यहाँ पर जैसे उसके पापा को चुप करती है और यहाँ लेकर चली जाती है। और यहाँ पर जिंगा उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। और उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाती है और जिस रुमाल में वो जिसी को छुआ होती है उस रुमाल को बहुत ज्यादा अच्छे से फोल्ड करती है और अपने जेब में रख देती है। उसके बाद वो दोनों अपने घर में आ रही होती है तो जिनसी उनको समझा रही होती है कि जो लड़कियां देर रात में अपने घर वापस आती है उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होती है। सुनकर जिनसी को तो गुस्सा आती है और वो बोलती है कि मैं अपने रूम में जाती हूँ। बुलकुर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो अपने रूम में खड़ा हुआ होती है और बाहर बारिश हो रही होती है। अभी हमें पता चलती है कि यंग उसका असली फादर नहीं है, यंग ने उसे हड़प किया था। तभी हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कि यंग जो पहली बार जिनसी से मिला था जिनसी बारिश में भेज रही होती है। और यहाँ पर यंग जैसे ही उसे छूती है तो उसे पता चलती है कि जिनसी को तो बहुत ज्यादा बुखार है, इसलिए उसे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। लेकिन बाद में उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता तो इसलिए वो जिनसी को अडॉप्ट कर लेती है। और उसके बाद तो जिनसी तो उसके साथ ही है और अगले सुबह जिनसी के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छे से खाना बनाती है। और जैसे ही जिनसी उसके पास आती है खाने के लिए लेकिन वो उससे बात नहीं करती है तो यहाँ पर ये उनसे बोलती है कि अगर तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हो रही होती तो तुम उसके साथ दोस्ती रख सकती हो। ये सुनकर जिनसी उसे बोलती है कि नहीं, वो मेरा पहले से ही दोस्त है। और इस टाइम पर उसकी एक आंटी पोस्टर लेकर आ जाती है और यहाँ पर जिनसी जैसे उस पोस्टर को देखती है उसे बोलती है कि आंटी आप पोस्टर बहुत ज्यादा अच्छा बनाती हो लेकिन हर रोज पोस्टर खाना अच्छा नहीं है। और ये बात जैसे उसकी आंटी सुनती है उसे बोलती है कि मुझे आंटी नहीं मॉम बुलाओ। और ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है उसे तो खांसी आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे स्कूल में कुछ काम है बोलकर उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर उसकी आंटी यन को बोलती है कि असल में जिनसी को एक मॉम की जरूरत है। और ये बात जैसे यन सुनती है तो शॉक हो जाती है। और यहाँ पर जिनसी स्कूल में डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है तभी वो देखती है कि डॉक्टर तो वहाँ पर नहीं है तो वो चारों तरह से देखने लगती है। फिर डॉक्टर आ जाती है और वो यन के बारे में बात कर रही होती है। और यहाँ पर जिनसी जैसे ही यन के बारे में सुनती है तो वो तो चुपचाप यहीं पर खड़ा रहती है और उनकी बातें सुनने लगती है। और यहाँ पर डॉक्टर जैसे अपने बातें खत्म करती है और साइड में देखती है तो वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ होती है तो साफ करने के लिए चल जाती है और वो अपना कोट यहीं पर छोड़ देती है। और यहाँ पर जिनसी उसकी कोट के पास जाती है और उसकी मोबाइल चेक करती है तो वो देखती है कि वो लास्ट टाइम चिंजैन से बात कर रही होती है तो उसका एक फोटो खींच देती है। तो भी डॉक्टर को कुछ साउंड सुनाई देती है तो वो साइड में आती है और उससे पूछती है वहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर जिनसी पकड़ा जाती है और यहाँ पर जिनसी को पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जिनसी कुछ बोलने वाला होती है उससे पहले जिंगाओ आ जाती है और वो बोलती है क्यों मेरे लिए यहाँ पर आया था। ये देखकर डॉक्टर को सोचने लगती है और उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों यहीं पर डेटिंग करने के लिए आए थे। और ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है वो हाँ बोल देती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। ये सुनकर डॉक्टर से बोलती है कि अगर तुम्हें डेटिंग करना है तो यहाँ पर मत आना। और ये लास्ट वार्निंग देकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिनसी जिंगाओ को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलकर वो भी यहाँ से जाने लगती है लेकिन जिंगाओ उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि कल रात तुम किसका फाइल ढूंढ रही थी, आज तुम डॉक्टर का पीछा कर रही थी। और उसे साफ साफ पूछती है कि क्या बात है लेकिन यहाँ पर जिनसी तो उसे कुछ भी बोलता नहीं है। तो जिंगाओ से बोलती है कि क्या तुम्हें टेंगियान से बाहर जाना है। और एक बार जैसे ही जिनसी सुनती है गुस्से में बोलती है कि मैं यून का फाइल ढूंढ रहा था जिसे स्कूल ने बाहर निकाल दिया था। और उसे बताती है कि कल शाम को तुम जिसे मिले थे वो यून है और वो मेरी पापा है। ये बात सुनकर तो जिंगाओ तो और कुछ भी बोल नहीं पाता और यहाँ पर जिनसी यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ जिनसी को टेबल टेनिस रूम में बुलाती है तो जिनसी बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो जिंगाओ उसे बताती है कि मुझे हुनलिंग बॉल सीखना है। और एक बार जैसे ही जिनसी सुनती है उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि ठीक है। और उसके सामने एक पेपर रख देती है और उसे बताती है कि जब तुम बॉलिंग बॉल सीख रही हो तो तुम्हारी रैकेट के ऊपर तुम्हारा पूरी कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद उसे वही पेपर पर हिट करने के लिए बोलती है। पहली बार तो जिंगाओ उसके ऊपर हिट नहीं कर पाती लेकिन बाद में वो हिट कर लेती है। और यहाँ पर कुछ बॉल हिट करने के बाद जिनसी उसे बोलती
बोलती है कि ठीक है बोलकर उसके अंदर और एक चरक देती है और बोलती है कि तुम इसी पिक्चर के ऊपर हिट करो बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो जिंगाओ से रोक देती है और बोलती है कि तुम यहीं पर रुको क्योंकि मुझे अकेला प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है। ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है उसे बोलती है कि तुमने कभी अपने शक्ल आईने में देखा है क्या, तुमने कभी मुस्कुराया है। और ये बात जैसे ही जिंगाओ सुनती है वो तो जिनसी की तरह दिखती है, मुस्कुराने लगती है। और यहाँ पर जिनसी जैसे ही जिंगाओ को अपनी तरह देखती है और मुस्कुराते हुए देखती है उसे तो देखती ही रह जाती है। यहाँ पर जिंगाओ जिनसी को बोलती है कि मैं तुम्हारे राज सबको बता दूंगी। और ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है वो तो घबरा जाती है और उसे बोलती है कि वादा किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे। तो जिंगाओ से बताती है कि तुमने ही वादा किया था कि तुम मुझे लिंगुअल सिखाओगे। तो यहाँ पर जिनसी बोलती है कि मैंने तो तुम्हें टेक्निक बता दिया और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जिंगाओ से बोलती है कि तुम यहीं पर बैठ जाओ। तो यहाँ पर जिनसी मना कर देती है और जाकर यहीं पर वो बैठ जाती है और वो कुछ समय के बाद यहीं पर लेट जाती है। तो यहाँ पर जिंगाओ उसके ऊपर एक फाइल फेंकती है और यहाँ पर जैसे ही जिनसी उस फाइल को देखती है तो खुश हो जाती है क्योंकि वो उनकी फाइल होती है। और यहाँ पर वो जिंगाओ जिनसी के पास आती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि चिल्लाई नहीं उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर जिंगाओ से बताती है कि ऐसा नहीं है, उनकी खुद की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हुआ है। और वजह से जिनसी सुनती है तो वो तरह से भड़क जाती है और वो जिनसी को बोलती है कि उन्हें फंसाया गया है। ये सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो जिनसी चुप हो जाती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही तुम्हें सबूत दे दूंगा। और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास और कोई जानकारी है। सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि ये एक फाइल है, ना कि तुम्हारी नॉवल जहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ होगा। और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें फाइल इसलिए दिया था ताकि तुम फाइल रूम में जाकर तांग जाकर ना करो। यहाँ पर जिनसी यहाँ से जाने लगती है लेकिन कुछ सोचने के बाद वो वापस आती है और जिंगा को बता देती है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और बाद जैसे जिंगा को पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। तो जिनसी उसे बोलती है कि मुझे जो भी पता है मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। और उसे बताती है कि ये टेक्निक सीखने के लिए रैकेट के ऊपर फुली कंट्रोल होना चाहिए और उसके लिए कढ़ाई ही बेस्ट है। और उसके बाद वो डेंडन को बुलाती है और बताती है कि ये तुम्हें कढ़ाई कैसे करते हैं इस बारे में बताएगा। लेकिन यहाँ पर डेंडन उसे समझाती है लेकिन उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तो जिनसी उसके पास आती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ बोलकर उसे पहले करके दिखाती है। जिंगाओ जैसे ही कलाई को देखती है तो जिसी को पूछती है कि ये फ्लावर का मतलब क्या है। तो जिसी उसे बताती है कि ये फ्लावर का मतलब मैं हूँ बोलकर उसके करीब चली जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें ये खूबसूरत नहीं लगता। तो जिंगाओ हाँ बोल देती है। ये सुनकर जिसी से पूछती है कि क्या तुम सच में कढ़ाई सीखना चाहते हो। तो जिंगाओ उसे बताती है कि मैं वेलिंग बॉल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर जिसी डेनन के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम जाकर जिंगा को कढ़ाई सिखाओ। और यहाँ पर डेनन आती है और जिंगा को कढ़ाई सीखने की तरीका बताती है लेकिन जिंगा कुछ भी सही से कर नहीं पा रही होती है। तो जिसी उसके पास आती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों एक साथ करने लगते हैं। ये देखो डेनन जिसी को बोलती है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है। तभी जिसी को हो जाती है कि जिंगा का कितना करीब है तो वो दूर हो जाती है और बोलती है कि मुझे मेरी हुमाक करनी है बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर डेनन जिंगा को बताने लगती है लेकिन जिंगा सही से कुछ भी कर नहीं पा रही होती है। तो डेनन उसे हुमाक देकर यहाँ से चली जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें जाकर घर में प्रैक्टिस करना। और यहाँ पर जिंगा अपने घर में होती है और कढ़ाई कैसे करती है उसका एक वीडियो देख रही होती है। उस टाइम पर गोयंग आ जाती है तो उस वीडियो को छुपा लेती है और यहाँ पर गोयंग अपने सारे ड्रेस लेकर आया होते हैं। और यहाँ पर जिंगा को जो भी उसके ड्रेस पसंद नहीं आ रही होती है तो साइड में फेंक दी होती है। ये देखकर गोयंग से रोक देती है और उसे बोलती है कि सारी मेरी अमानत से कोई भी कम नहीं है, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर भी जिंगा उसकी कोई भी बात नहीं मानती। उसे जो भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही होती है वो साइड में फेंक रही होती है। लेकिन जिंगा को एक ड्रेस पसंद आ जाती है तो उसे बोलती है कि मैं ड्रेस रख रही हूँ। तो गोयंग से रखने के लिए परमिशन दे देती है और यहाँ से जाने लगती है। तो जिंगा उसे रोकती है और पूछती है कि इस ड्रेस में मैं अच्छा लगूंगा। तो गोयंग से बताती है कि जब मैं उस ड्रेस को पहनती हूँ तो मैं अच्छा लगती हूँ लेकिन तुम पहनोगे के बाद मुझे इस बारे में पता नहीं। सुनकर तो जिंगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो डांट कर गोयंग को यहाँ से भेज देती है। और उसके बाद वो फिर से वही कढ़ाई वाला वीडियो देखने लगती है। और उस टाइम पर उनकी ड्राइवर ही आ जाती है और यहाँ पर जिंगा जैसे ही उनकी ड्राइवर ही को देखती है तो बुरी तरह से चौंक जाती है और वो लैपटॉप को बंद कर देती है। और यहाँ पर ही उन्हें बताती है कि तुम्हारे बर्थडे आने वाला है इसलिए चेयरमैन ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है और उसके साथ कुछ काम है। ये सुनकर जिंगा उसे पूछती है क्या चेयरमैन नहीं आएंगे। तो ही उन्हें बता देती है कि उन्हें कुछ काम आ गया है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। असल में यहाँ पर जिंगा के पापा के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही जाने वाला होती है तो जिंगा उन्हें रोक देती है और उसे पूछती है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है। ये सुनकर ही हाँ बोल देती है। और एक बार जैसे ही जिंगा सुनती है वो तो बुरी तरह से एक्साइट हो जाती है और वो ही को बोलती है कि तो आपने दिल की बात उसे कैसे बताई। तो ही उसे बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है लेकिन मुझे जब पता चला कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो मैं अपने दिल की बात उसे बता दी। ये वजह से जिंगा सुनती है उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है और उसके बाद वो फिर से वही कढ़ाई वाला वीडियो देखने लगते हैं। और यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जिसी को प्यार करने लगी है। और यहाँ पर जिससे एक ड्रेस बना रही होती है डेंडन उसे बता रही होती है कि ड्रेस को कैसे बनाना है। तो डेंडन देखती है कि जिसी सही से बना नहीं पा रही होती है तो वो बताती है कि तुम छोड़ो मैं बना देती हूँ। तो जिसी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि ये मैं बेबे के लिए बना रही हूँ और वो मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा मदद करती है इसलिए मैं उसके लिए खुद बनाऊंगा बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और दूसरी तरह हमें जिंगा को दिखाई देती है जहाँ पर कि वो एक घर के सामने खड़ा होकर किसी को देख रही होती है। तो हमें पता चलती है कि असल में उसकी माँ है और उसकी माँ एक घर में रहती है और जिंगा वो एक घर में रहती है। उन दोनों में क्या हुआ है कि वो एक दूसरे से नहीं मिलती इस बारे में तो हमें पता नहीं है लेकिन यहाँ पर साफ साफ पता चलती है कि जिंगा उसकी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करती है। और दूसरी तरह हमें जिसी को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो बेबे के लिए अपने ड्रेस कंप्लीट कर लिया होती है। इस वजह से जिसी बहुत ज्यादा खुश भी होती है। और अगली सुबह जिसी और एक साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तो इस टाइम पर उनकी पड़ोस की आंटी फिर से खाना लेकर आ जाती है लेकिन वो इस बार राइस डम्पलिंग लेकर आया होती है। और यहाँ पर जिसी उन दोनों को एक साथ देखकर बोलती है कि मुझे क्लास जाना है बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो उसकी आंटी उसे रोक देती है और उसके पास जाती है, उसे राइस डम्पलिंग देती है और उसे बताती है कि ये तुम्हारे दोस्त के साथ खा देना बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। यहाँ पर जिंगा और जनबे एक साथ मिलकर टेबल टेनिस का प्रैक्टिस कर रही होती है। तो गोयंग जाकर जैसे ड्रॉ में देखती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ रखा हुआ है। जाकर जैसे उसे टच करती है तो उसके हाथ में चोई सूख जाती है। देखकर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो आकर पूछती है कि
ये कढ़ाई किसने रखा है, बिल्कुल उसकी कढ़ाई को बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। ये देखकर जिंगाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसके हाथ से वो छीन लेती है और वो खुद ही उनके सामने ही कढ़ाई करने लगती है। देखकर उन दोनों को समझ में नहीं आ रही होती है कि जिंगाओ अचानक कढ़ाई क्यों कर रही होती है। और इस टाइम पर गोयंग उन दोनों को बताती है कि हमारे असिस्टेंट के लिए बहुत सारे लेटर आया है, तो हम किसे चूज करेंगे। ये सुनकर जिंगाओ से बता देते हैं कि ये सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक असिस्टेंट है। असल में वो यहाँ पर वो जेसी के बारे में बात कर रही होती है। और दूसरी तरह हमें जेसी को दिखाई देते हैं जहाँ पर वो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है और खुद के बनाया ऑर्डर को बेबे को देती है। ये देखकर बेबे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इस टाइम पर एक लड़की भागती हुई आती है और बताती है कि जिंगाओ ने अपना असिस्टेंट चुन लिया है। और एक बार जैसे ही बेबे और जिहाओ सुनते तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी उन्हें पता चलती है कि जिंगाओ पिंग पोंग क्लब के असिस्टेंट जेसी को चुना है। और एक बार जैसे ही बेबे और जिहाओ सुनती हो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर बेबे जो जेसी का दिया हुआ गिफ्ट से वापस कर देती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो जेसी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो बेबे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम जिंगाओ को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकते हो। यह सुनकर जेसी से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिंगाओ ने मुझे इसीलिए असिस्टेंट चुना है ताकि मैं उसे पिंग पोंग सिखा सकूं। ये बात जैसे बेबे सुनती है उसे तो और भी ज्यादा बिलीव नहीं होता और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जिहाओ अपने घर में जा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी किसी आदमी के साथ है। और उसके बाद वो दोनों बैठकर खाना खा रही होती है। तो जिहाओ से पूछती है कि वो लड़का कौन था। सुनकर उसकी मम्मी बोलती है कि वो ही ग्रुप का बॉस है। इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो जिहाओ से बोलती है कि पापा की मौत के बाद आपने कभी भी उनके कवर पर नहीं की है। ये बात जैसे उसकी मम्मी सुनती है उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये बात जैसे जिहाओ सुनती है वो भी यहाँ से गुस्से में चली जाती है और उसकी मम्मी उसे रुकता भी नहीं है। और यहाँ पर जिंगाओ पिंग पोंग क्लब में बैठा हुआ होती है और सोच रही होती है कि जब जिसे को ये बात पता चला होगा कि मैंने उसे अपना असिस्टेंट चुन लिया वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और इस बारे में सोचकर वो तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और इस टाइम पर जेसी आ जाती है और यहाँ पर बिल्कुल उल्टाई होती है। और यहाँ पर जेसी जिंगाओ के साथ लड़ने लगती है कि तुमने सारी बात मेरे दोस्त को क्यों बताई, तुम्हारी वजह से हमारे बीच में लड़ाई हो गई है। बात जैसे ही जिंगाओ सुनती है उसे बोलती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट चुन लिया। और एक बार जैसे ही जेसी सुनती है वो दोनों लड़ने लगते हैं। और इसके बाद एक सोफे में बैठे हुए होते हैं तो जेसी जिंगाओ से पूछती है कि तुम्हारे लिए बॉलिंग बॉल सीखना इतना जरूरी क्यों है। ये सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि तुम्हारे लिए सच्चाई ढूंढना इतना जरूरी क्यों है। ये सुनकर जेसी तो चुप हो जाती है। और उसके बाद उसे बोलती है कि क्योंकि मैं ये सब मेरे पापा के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मेरी हर बार साथ देते हैं। मैं जितना भी गुस्सा करती हूँ वो मेरे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। और यहाँ पर जैसे ये सारी बात जिंगाओ सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे बेटी हो। और एक बार जैसे जेसी सुनती है उसे तो जिंगाओ को देखने लगते हैं। और उसके बाद वो दोनों अपने आंखों में खो जाती है। और यहाँ पर दोनों जैसे ही किस करने वाले होते हैं तो उन दोनों को होश आ जाती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो वो दोनों अलग हो जाती है। और यहाँ पर जेसी का पेट जवाब दे देती है कि जेसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। तो जिंगाओ अपने राइस डम्पलिंग जो लाया होती है वो जेसी को दे देती है खाने के लिए। और यहाँ पर जेसी जैसे ही खा रही होती है तो जिंगाओ से बोलती है कि तुमने मेरा नमक खाया है। और वह जैसे जेसी सुनती है उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो भी अपने लाया हुआ राइस डम्पलिंग वो भी जिंगाओ को दे देती है। और यहाँ पर जिंगाओ जैसे ही देखती है कि जिसने उसे राइस डम्पलिंग दिया होती है तो वो उससे दूर ले जाकर वो खाने लगती है। और उसके बाद दोनों जैसे ही जा रही होती है तो जिंगाओ जेसी को बोलती है कि आज तुमने मेरा नमक खाया है। ये सुनकर जेसी उसे बोलती है कि आज तो तुमने भी मेरा राइस डम्पलिंग खाया है। ये सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि तुमने 3 खाया है। और एक बार जैसे जेसी सुनती है उसे बोलती है कि वो छोड़ो बोलकर उसके हाथ पकड़ देती है। और यहाँ पर जैसे ही उसे ऐसा होती है कि वो जिंगाओ का हाथ पकड़ लेती है तो वो छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन जिंगाओ उसके हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलती है कि वो दोनों एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगे हैं। और दूर से सारी चीजें जिहाओ देख रही होती है। और यहाँ पर किसी उसे बाइक कर यहाँ से जाने लगते हैं तो इस टाइम पर उसे डैंडन कॉल करती है और उसे बताती है कि तुमने जिस अमेरिका एड्रेस दिया था मैंने उसे पता लगाया लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी रहता नहीं है। ये वजह से ही जिसे सुनती है उसे पूछती है कि क्या तुम्हें हीजियांग के बारे में कुछ पता चला। तो डैंडन मना कर देती है और डैंडन जिसे से बोलती है कि क्यों ना तुम एक डिटेक्टिव हायर कर लो। और इस बात पर जिसे एग्री हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलती है कि जिसे का कोई पीछा कर रहा है वो और कोई नहीं यही होती है। और यहाँ पर जिसे जैसे अपने घर में पहुंचती है तो योन उसके लिए बहुत सारे अखरोट लेकर आए होते हैं। ये देखो जिसे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसका पीछा करते करते जिहाओ उसके घर में पहुंच जाती है। और यहाँ पर जिसे जैसे जिहाओ को देखती है उसके पास भागते हुए आती है और उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करती है। लेकिन इस टाइम पर यून आ जाती है और उसे पूछती है कि ये कौन है। तो जिहाओ उसे बता देती है कि मैं जिसे का क्लासमेट हूँ। और एक बार जैसे यून सुनती है उसे तो अंदर आने के लिए बोलती है लेकिन जिसे उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं इसे अपने रूम में लेकर जाती हूँ बोलकर वो जिहाओ को अपने रूम में ले जाती है और उसे तो बुरी तरह से डरा देती है। और यहाँ पर जिहाओ तो बुरी तरह से डर गया होती है। और यहाँ पर जिसे बोलती है कि तो ठीक है तुम मेरा एक काम कर लो बोलकर वो पेज में कुछ लिखती है और उसे देती है कि तुम ये पढ़ो। और यहाँ पर जैसे जिहाओ सुनती है तो बुरी तरह से और भी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि यहाँ पर लिखा होती है कि मैं जिहाओ को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और उसे जब भी देखती हूँ तो मैं उसके बारे में सोचने लगती हूँ। पहले पहले तो यह उसकी तो बात नहीं मानती लेकिन जिसे उसे इतना डराती है कि वो उसकी बात मान लेती है। और यहाँ पर जिसे ये सारी बातें रिकॉर्डिंग कर लिया होती है। और दूसरी तरह हमें जिहाओ दिया जाता है जहाँ पर कि वो अपने घर में बैठा हुआ होती है और वो मूवी देख रही होती है और वो सिर्फ जिसे के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि वो जिसे को कैसे इंप्रेस करे। और अगले सुबह हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो टीचर जिहाओ को बोलती है कि तुम जिसे का काम का रिव्यू करो। ये सुनकर जिहाओ जाकर जिसे के काम की रिव्यू करती है और उसके काम की तो बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। ये सुनकर जिसे अपना फोन टेबल के ऊपर रख देती है। ये सुनकर तो जिहाओ के पास और भी कोई चारा नहीं होता इसलिए वो बात को घुमाकर बता देती है कि हम फैशन डिजाइनर का स्टूडेंट है इसलिए हमें बहुत सूरत में भी खूबसूरती ढूंढना चाहिए बोलकर उसकी काम की तो बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर जिसे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सारे क्लासमेट उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। और उसके बाद जिसे पिंग पोंग क्लब जाती है तो गोयंग उसे काम करने के लिए बोलती है। ये देखकर जिसे से पूछती कि तो मैं क्यों काम करूँ। तो गोयंग उसे बता
बताती है कि एक असिस्टेंट का काम ही होती है और उसे पूछती है कि तो तुम पिंग पोंग क्लब ज्वाइन क्यों किया था। ये सुनकर जिसी उसे बताती है कि मैं पिंग पोंग खेलने के लिए। और ये वजह से गोयंग सुनती है तो पूरी तरह से शौक हो जाती है और हंसने लगती है। उसे पूछती है क्या तुम लड़की होकर पिंग पोंग खेलते हो। ये सुनकर जिसी हाँ बोलती है। उसे बताती है कि मैं बहुत सारे मेडल जीते हूँ। ये सुनकर गोयंग तो और भी ज्यादा हंसने लगती है। उसे बोलती है कि क्या तुमने सारी चीजें किंडरगार्टन में किया था बोलकर वो तो हंसने लगती है। ये देखो जिसी को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। उसे बोलती है कि क्यों ना हम एक मैच करें। और इस बात पर गोयंग एग्री हो जाती है। और यहाँ पर जॉन गोयंग को समझाने की कोशिश करती है कि तुम जिसी से पंगा मत लो, लेकिन गोयंग उसकी कोई भी नहीं सुनती। और इसी के बाद दोनों जैसे ही खेलने वाले होती है तो इस टाइम पर जिंगाओ आ जाती है और उन्हें पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। ये देखो जॉन को बता देती है कि गोयंग जिसी को सबक सीखना चाहता है। ये सुनकर तो गोयंग जिसी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिसी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। और यहाँ पर गोयंग जिसी को बोलती है कि टोटल 11 पॉइंट होती है, अगर तुम 5 भी पॉइंट जीत गए तो ये मैच तुम्हारी है। ये सुनकर जिसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि जो हारेगा वो सारी काम करेगा। ये सुनकर तो गोयंग और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ गोयंग को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गोयंग उसे बोलती है कि मुझे ऐसी सरफरी बच्ची को सबक सिखाना बहुत ही अच्छी तरह से आती है। और इसके बाद उन दोनों में कॉम्पिटिशन हो जाती है। पहली बार तो गोयंग को कुछ भी सीरियसली नहीं लग रही होती है और जैसे वो जिसी का स्किल देखती है वो तो पूरी तरह से चौंक जाती है। और यहाँ पर गोयंग इस मैच को हार जाती है और जैसे ही हारती है वो जिसी को बोलती है कि तूने मुझे जानबूझकर फंसाया है। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि जंग में हर चीज जायज है। ये सुनकर तो गोयंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो जिंगाओ के पास जाती है और उसे बोलती है कि हमें अपने स्कूल में ऐसी लड़की नहीं चाहिए, अगर ये रहेगा तो मैं स्कूल में नहीं रहूंगा। ये सुनकर तो जिंगाओ से कुछ भी बोलता नहीं है। और अगले दिन में गोयंग सारी काम कर रही होती है तो जानवर उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि हारने में क्या शर्मी है। और उसे बता देती है कि जिसी को गोयंग इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसे विनिंग बॉल सीखना है। ये बात जैसे ही गोयंग सुनती है उसे बोलती है कि तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मेरे तो वाटी लग गई बोलकर वो अपने काम करने लगती है। फिर भी उसे तो जिसी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है क्योंकि उसने पहली बार किसी से हारा होती है ना, वो भी लड़की से ना, इसलिए। और यहाँ पर जिंगाओ जितने भी कढ़ाई कर रही होती है सारे लेकर जिसी को दिखाती है। यहाँ पर जिसी जैसी उसकी सारी कढ़ाई देखती है उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखकर जिंगाओ से बोलती है कि क्या है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जिसी को बता दे कि ये तुम्हारी पहली बार है ना, इसीलिए सब होगा। और इसके बाद उससे सिखाने लगती है कि कैसे कढ़ाई करते हैं। और ये करते करते वो दोनों तो बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। और इस टाइम पर गोयंग भी अपना काम खत्म कर लिया होती है और वो जैसे ही बाहर आती है देखती है कि वो दोनों कितना करीब है तो छुपते वो उनके पास आने लगती है। और यहाँ पर जिंगाओ जैसे ही गोयंग को देखती है तो पूरी तरह से चौंक जाती है। और यहाँ पर जिसी को भी तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है तो वो जिंगाओ को बोलती है कि मैं तुम्हारी काम डेंडन को दिखा दूंगा बोलकर उसकी सारी काम कर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ से रोकने की कोशिश करती है फिर भी वो रोकता नहीं है। तो जिंगाओ गोयंग के पास आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जिसी मुझे पसंद करती है। गोयंग से बोलती है कि मुझे ये पता नहीं कि जिसी तुम्हें पसंद करती है या नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में एक राक्षसनी ने कदम लिया है और वो पता है कि वो कौन है। सुनकर तो जिंगाओ से चुप करा देती है और काम करने के लिए बोलती है। और उसके बाद जिसी जिंगाओ का बनाया हुआ सारे डिजाइन लेकर डेंडन को दिखाती है। और यहाँ पर डेंडन जैसे ही देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि उसने सारी मेरे डिजाइन कपड़े खराब कर दिया है। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि उसे ट्रेन करना था ना कि अपने काम निकालना था। और इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। तो जिसी से बोलती है कि क्या तुम्हें हिजियांग के बारे में कुछ पता चला। तो डेंडन से बोलती है कि उसके लिए और भी ज्यादा पैसे लगने पड़ेंगे क्योंकि जो पहले तुमने दिया था वो सिर्फ डिपॉजिट है। ये सुनकर जिसी से और तो कुछ भी बोलता नहीं है। और डेंडन उसे बोलती है कि तुम तो सिर्फ हिजियांग के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। और उसे बताती है कि उस टाइम पर उनका पूरी तरह से मेडिकल चेकअप हुआ था और ये सारी रिपोर्ट हमारी प्रिंसिपल ने देखा था। अगर तुम इस बारे में जिंगाओ से बात करोगी तो शायद वो रिपोर्ट तुम्हें मिल सकती है। सुनकर जिसी से बोलती है कि मैं सारी मुसीबत में जिंगाओ को घुसाना नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पर डेंडन देखती है कि जब जिंगाओ के ऊपर आती है तो जिसी पूरी तरह से सीरियस हो जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। और यहाँ पर उसे बताती है कि इन्वेस्टिगेशन एक तरफ से और तुम्हारी रिलेशनशिप एक तरफ से है। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता है बोलकर उसे चुप करा देती है। और यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलती है कि वो जिंगाओ को आहिस्ता आहिस्ता प्यार करने लगा है। और यहाँ पर नीना अपने एक दोस्त से बात करी होती है कि गोयंग जिसी से पिंग पोंग से हार गया है और वो ये भी बात कर रही होती है कि जिंगाओ जिसी से पिंग पोंग सीख रहा है। और ये सारी बात बेबे सुन रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने ही जिसी को गलत समझा। और इस टाइम पर जिसी आ जाती है तो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम पर उनकी क्लास में मैनेजर डू आ जाती है और उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारी आज केमिस्ट्री का क्लास लूंगा। और यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती तो मैनेजर डू को अपने पास बुलाती है और उन्हें पूछने लगती है। ये देखकर यह तो उसे ताना मारने लगती है कि तुम्हें ये आसान सा सवाल नहीं आती। और यहाँ पर बेबे उसकी साथ देती है। ये देखकर जिसी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगती है कि उसका कोई साथ दे रही होती है। और यहाँ पर जैसे वो बेबे की तरह दिखती है तो वो थोड़ा सा इसकी तरह से देखकर वो मुस्कुरा देती है। देखकर जिसी तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ पिंग पोंग क्लब में बैठकर कढ़ाई कर रही होती है तो इस टाइम पर जिसी आ जाती है। जिसी जैसे ही जिंगाओ का कढ़ाई देखती है तो पूरी तरह से चक जाती है क्योंकि जिंगाओ कढ़ाई में उसकी नाम लिख रही होती है। और यहाँ पर जिसी जाकर जिंगाओ की साइड में बैठ जाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। और यहाँ पर बात करते करते जैसे ही जिंगाओ जिसी को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है और उसकी तरह से अटैक होने लगती है। और जैसे ही उसे किस करने वाला होती है तो इस टाइम पर उसके पीछे से गोयंग आ जाती है और उन्हें दोनों को चमका देती है। और ये देखकर जिसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में गोयंग को बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जिंगाओ का प्रैक्टिस चल रहा है तो तुमने यहाँ पर क्यों आए बोलकर उसे बेवकूफ बोल देती है। सुनकर तो उनको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो जिसी को गुस्से में बोलती है कि तुम एक नोर का पीती हो। और ये बात जैसे जिसी सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो जाकर गोयंग से लड़ने लगती है। और यहाँ पर जिंगा गोयंग को रोकती है और उसे यहाँ से भेज देती है। और जैसे ही गोयंग यहाँ से जाती है तो जिसी जिंगा को बोलती है कि मुझे तुम्हारे बनाया हुआ कढ़ाई चाहिए बोलकर उसे यहाँ से ले लेती है। और यहाँ पर जिंगा जिसी को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हूँ बोलकर उसे एक बॉक्स देती है। और यहाँ पर जिसे ऐसे ओपन करती है दिखती है कि वहाँ पर 2 पिंग पोंग
पिंग बॉल है और उन दोनों में हार्ट बना हुआ है। ये देखो जिसी तो मुस्कुराने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना स्वीट इंसान हो, और उसे बताती है कि जो भी कोई गिफ्ट देता है उसकी गिफ्ट को रिजेक्ट नहीं करते, बोलकर वो गिफ्ट वो अपने पास रख लेती है। ये देखकर तो जिंगाओ को बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने जिसी को पहली बार कुछ गिफ्ट दिया होती है ना, इसीलिए। दूसरी तरह जन भी अपने पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है जो कि 2 साल से कोमा में है और अपनी जिंदगी में जो भी सारी चीज हो रही होती है वह अपने पापा को बताती है। जैसे वो बाहर आती है और जाने वाला होती है तो वो अपने छोटा भाई को देखती है जो कि एक लड़के से बात कर रही होती है और उसके पास जाती है तो छोटा भाई उसे बोलती है कि अगर हम लॉ सूट फाइल करेंगे तो हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ये सुनकर तो जनबे को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि पापा ने तेज गाड़ी चलाई थी इसलिए उनका एक्सीडेंट हुआ है, और इस बात पर उनके दोनों भाई में लड़ाई हो जाती है। तो उसकी छोटा भाई उसे बोलती है कि तुम कितना डरपोक हो, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और जनबे उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और यहाँ पर जिसे अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है और जिंगाओ से जो भी कढ़ाई लेकर आया होती है सारे मेंबर को दिखाती है और बताती है कि मेरे लिए खास कर जिंगाओ ने बनाया है और मैंने गोयंग को बोला था कि तुम भी कढ़ाई सीख लो, लेकिन उसने मुझे बोला कि नीना के लिए भी कभी भी कढ़ाई नहीं करूंगा। और ये सारी बातें नीना सुन रही होती है और गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम पिंग को देखती है जहाँ पर वो पिंग पोंग कलर में बैठा हुआ होती है और कढ़ाई कर रही होती है। और इस टाइम पर जिसी आ जाती है तो गुस्से में उसके पास जाती है और उसके साथ लड़ने लगती है और उससे जैसे ही मारने वाला होती है तो उसके सामने जिंगाओ आ जाती है। और यहाँ पर जिसे जैसे देखती है कि उसकी वजह से दोस्त लड़ने वाले होती है तो वो गोयंग से माफी मांग लेती है। उसे बताती है कि मैंने जानबूझकर नीना को ये सारी बातें बताई है इसलिए नीना तुमसे मिलने के लिए आया है। और यहाँ पर गोयंग जैसे जाती है तो देखती है कि नीना उसे मिलने के लिए आया है। ये देखकर तो गोयंग और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है नीना से मिलने के लिए। और उसके बाद जैसे जिंगाओ को वेलिंग बॉल सिखाने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और उन दोनों प्रैक्टिस कर रही होती है तो इस टाइम पर बेबे जाती है और उन दोनों को देखती है तो बेबे का पूरी तरह से गलतफहमी दूर हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और इस टाइम पर जिंगाओ भी वेलिंग बॉल पहली बार कर लेती है। ये बात जैसे जिसी देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास जाती है, उससे बोलती है मेरी टेक्निक कभी भी मत भूलना। और यहाँ पर जैसे ही जिंगाओ जिसी को अपने पास देखती है तो उसे यहाँ पर किस कर देती है और जैसे ही उसे छुटती है तो दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और उन दोनों को यहाँ पर भी देख रही होती है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। और यहाँ पर जैसे अपने घर में होती है और उसी ऐसे ही अजीब तरह से बिहेव करके डैनन से पूछती है कि क्या तुमने जिंगाओ को किस किया है। ये सुनकर जैसे उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि उसने मुझे किस किया है। ये सुनकर तो डैनन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि उसे पता चल गया कि तुमने उसे की फैमिली को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके करीब गए तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, और उसे समझाने लगती है कि मुझसे दूर रहो। ये सुनकर तो यहाँ पर जैसे और भी कुछ बोल नहीं पाता तो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ इसीलिए तुम मुझे वादा करोगे तो तुम्हारी काम हो जाएगा तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। ये सुनकर तो जैसे और भी कुछ बोल नहीं पाता और वो बहुत ज्यादा मायूस भी हो जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ अपने मम्मी के घर के सामने खड़ा होकर उन्हें देख रही होती है और उन्हें कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मेरी एक मैच होने वाली है, क्या आप मेरी मैच को देखने के लिए आओगे। तो उसकी मम्मी उसे मना कर देती है तो जिंगाओ उसे बताती है कि मैंने बॉलिंग बॉल सीख लिया है। और ये वजह से उसकी मम्मी सुनती है वो तो पूरी तरह से शौक हो जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ उसे बताती है कि आपको दोबारा देखना था ना इसलिए मैंने सिखाया है। और ये सुनकर उसकी मम्मी उसे बोलती है कि मुझे कुछ काम आ गया है, बोलकर वो उसकी कल को काट देती है। और यहाँ पर जिंगाओ फिर से मायूस होकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन जिसी जिंगाओ को इग्नोर कर रही होती है तो जिंगाओ उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो जिसी उसे मना कर देती है तो जिंगाओ उसे उनका रिपोर्ट देती है। और यहाँ पर जिसी जैसे ही उनका रिपोर्ट दिखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि तभी वही रिपोर्ट चाहिए होती है। और वो रिपोर्ट धरकर जैसे जा रही होती है तो डॉक्टर से टकरा जाती है तो रिपोर्ट नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट जैसे उठाती है तो जिसे यहाँ पर पूरी तरह से घबराया हुआ होती है। और यहाँ पर डॉक्टर जैसे ही पढ़ने वाला होती है तो इस टाइम पर नीचे डुआ आ जाती है। और यहाँ पर जैसे डुआ कर उन्हें बताती है कि उसे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा परेशानी है क्योंकि उसे डर है कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको पता ना चले। ये सुनकर डॉक्टर मुस्कुराने लगती है और उसकी फाइलों से वापस कर देते हैं। और यहाँ पर जिंगाओ तो पूरी तरह से घबराया होती है और वो यहाँ से चली जाती है। जैसे डायरेक्टर ड्रू से मिलने के लिए जाती है और उन्हें पूछती है कि क्या आपका सब्जेक्ट पहले केमिस्ट्री था। तो डायरेक्टर ड्रू से हाँ बता देती है। तो जैसे उसे एक तरीका देती है और उसे बताती है कि मैं कपड़े साफ करने की तरीका ढूंढ रही थी तो मुझे ये मिला और उसके बारे में पूछने लगती है। तो डायरेक्टर ड्रू से बता देती है कि ये एक प्रकार का ड्रग्स है, अगर तुम किसी शांत इंसान को ये दोगे तो वो वायलेंट हो सकती है। और एक बार जैसे जैसी सुनती है तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि उसके पापा को किसने ड्रग्स दिया था और वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो अपने क्लास में बैठा हुआ होती है तो उसके पास बेबे आती है और उसे 2 टिकट देती है। और यहाँ पर जैसे जैसे 2 टिकट देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बेबे उसे पूछती है कि क्या तुम 2 टिकट से जिंगाओ के साथ मूवी देखने के लिए जाओगी। तो जैसे उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड डैन के साथ मूवी देखने जाऊंगी। और एक बार जैसे ही बेबे सुनती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी थोड़ा सा तसल्ली हो गया होती है कि जिसे जिंगाओ को पसंद नहीं करती। और आज जिंगाओ का एक पिंग पोंग का मैच होती है और भी दूसरी सुलझे इसीलिए उसकी सारी दोस्तों से चॉइस करने के लिए आए होते हैं, लेकिन जिंगाओ का ध्यान तो और कहीं पे होती है इसलिए वो सही से खेल नहीं पा रही होती है। जैसे ये गोइंग देखती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जिसी के पास जाती है उसे डांटने लगती है कि तुमने उसे कुछ भी सिखाया नहीं है। सुनकर जैसी से बोलती है कि नहीं उसे तो लिंगुअल आती है फिर भी वो अप्लाई नहीं कर रही है। और यहाँ पर जिंगाओ का नजर तो फिर भी कहीं और रही होती है क्योंकि वो उसकी माँ का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी नजर फ्रेंड्स की तरह जाती है तो वो अपने माँ को देखती है और जैसे उसकी माँ को देखती है तो बुरी तरह से शौक हो जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। और यहाँ पर टेनेंसी के पास जाती है और उसे जिंगाओ का मॉम दिखाती है और उसे बताती है कि इसका नाम यूरी है और वो प्रिंसिपल का बेटी है और अंकल ही उनका पहला प्यार है और वो जिंगाओ का मॉम है। जब जिंगाओ को पता चलेगा कि तुम उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके करीब गई थी तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। और एक बार जैसे ही सुनती है तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि वो जिंगाओ को प्यार करने लगा है। और दूसरी तरह में जिंगाओ को दिखा जाता है जहाँ पर कि वो अपने मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी पूरी फोकस गेम के ऊपर आ जाती है और उसके बाद वो तो बहुत ज्यादा अच्छे से खेलने लगती है। और
आखिरी में वॉलिंग बॉल ट्राई करती है और वॉलिंग बॉल मार देती है और इस मैच को जीत जाती है। और उसके बाद वो अपने मॉम की तरह दिखती है। और यहाँ पर यूरी जैसी वॉलिंग बॉल दिखती है उसे तो अपना स्कूल टाइम में आ जाती है, जहाँ पर कियून हमेशा से ही वॉलिंग बॉल मारती थी और यूरी उसके लिए हमेशा चीयर करती थी, क्योंकि उन दोनों उस टाइम पर लवर थे। और यहाँ पर जिंगा कंपटीशन जीतने के बाद अपना लॉकर रूम में होती है और वो जीसी को कॉल करती है, लेकिन जीसी उसका कॉल उठाता नहीं है। और उसके बाद जैसे ही जिंगा जा रही होती तो जीसी को देखती है और उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि एक असिस्टेंट का काम क्या होती है। तो जीसी से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर जिंगा उसे बोलती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तो जीसी से बोलती है कि तो बोलो तुम मुझे क्या बोलना चाहती है। तो जिंगा देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसे बोलते है कि नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और उसे अपना गिफ्ट मांगती है। सुनकर जीसी से पूछती है कि कौन सा गिफ्ट। तो जिंगा उसे बताती है कि मेरे बर्थडे गिफ्ट। और एक बार जैसे ही जीसी सुनती है तो शौक हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या आज तुम्हारा बर्थडे है। और यहाँ पर जिंगा जैसे ही पता चलती है कि किसी को उसे बर्थडे याद नहीं होती उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि 7 बजे मेरे घर में आ जाना बोलकर वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिंगा जैसे जाती है तो जीसी उसे बोलती है कि मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। और यहाँ पर जिंगा जैसे बाहर जाती है तो उसे गोइंग मिल जाती है और गोइंग जिंगा को बोलती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जिंगा उसे रोक देती है, उसे बोलती है कि आज मुझे कुछ काम है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर तो गोइंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और यहाँ पर नाना जिंगा का से बदला हुआ व्यवहार देखकर बोलती है कि वो जीसी से प्यार करती है। और एक बार जैसे ही गोइंग सुनती है उसे तो बिलीव नहीं होता। तो जानवे से बता देती है कि मैं उन दोनों को किस करते हुए देखा है। और एक बार जैसे ही गोइंग सुनती है वो भागते हुए जानवे के पास जाती है, उसकी कलर पकड़ लेती है और उन दोनों के बारे में पूछने लगती है। तो जानवे से बता देती है कि मैं गलती से उन दोनों को किस करते हुए देखा था। और एक बार जैसे गोइंग सुनती है तो पूरी तरह से शौक हो जाती है। और यहाँ पर जिंगा अपने घर में होती है, जब उसे पता चलती है कि उसकी माँ ने उसके लिए केक बचा होती है तो वो उसे फेंकने के लिए बोलती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो स्ट्रॉबेरी केक है इसलिए वो रख लेती है और जाती है और ढेर सारा फ्लावर लेकर आती है, क्योंकि वो जीसी को इम्प्रेस करना चाहता है। और इस टाइम पर जीसी आ जाती है और यहाँ पर जीसी जिंगा को देखती है, उसे बोलती है कि ऐसी हालत में अगर तुम्हें लड़कियां देखेंगी तो सारी लड़कियां तुम्हारे ऊपर इम्प्रेस हो जाएगी। और एक बार जैसे जिंगा सुनती है बोलती है कि मैं किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहती हूँ सिवाय तुम्हें। पास जैसे ही सुनती हो तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो बहुत ही मुश्किल करके जिंगा को बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। और एक बार जैसे ही जिंगा सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होती है कि जीसी उसे अपने दिल की बात बताएगी और उसे बोलती है कि तुम जो बोलना चाहते हो मुझे बोलो, मैं तुम्हें ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा। और एक बार जैसे ही जीसी सुनती है उसे बोलती है कि आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे, हम दोनों में डील हुआ था कि मैं तुम्हें वॉलिंग बॉल सिखाऊंगा और तुम मेरी बात कर राज रखोगे, और तुमने वॉलिंग बॉल सीख लिया है। और उसे बताती है कि मैं टीम 1 में इसलिए आया था ताकि मैं सच्चाई को ढूंढ सकूं। और उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे समझोगी। और एक बार जैसे ही जिंगा सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में बोलती है कि क्या हम दोनों ने जितना टाइम एक साथ बिताया था वो सब नाटक था। और एक बार जैसे ही जीसी सुनती है उसे हाँ बोल देती है और उसे बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए बोलकर वो जाने लगती है। तो जिंगा उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें सच में स्ट्रॉबेरी केक पसंद नहीं है। तो जीसी से बोलती है कि नहीं, मुझे स्ट्रॉबेरी केक पसंद है क्योंकि मैंने आज तक कभी भी स्ट्रॉबेरी केक नहीं खाया है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और बाहर मायूस होकर बैठा हुआ होती है, उसे याद आती है कि वो जब छोटा था उसकी माँ उसे एक केक शॉप पर ले गई थी और उसे पूछा था कि तुम्हें कौन सा केक पसंद है। तो उसे बोला था कि मुझे स्ट्रॉबेरी केक पसंद है और उसकी माँ ने उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक खरीद दिया था। और कुछ समय के बाद उसकी माँ ने अचानक कहीं से गायब हो गया था और जैसे अपने माँ को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसकी माँ उसे कहीं पर भी नहीं मिला और वो मायूस होकर बैठा हुआ होती है। तो डैंडन उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है, उसे यहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि डैंडन को भी पता होती है कि जिसी बहुत ज्यादा मायूस होती है इसलिए उससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। और यहाँ पर जिंगा अपने बर्थडे अकेला ही सेलिब्रेट करती है, उसे तो अपने पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है कि वो दोनों बचपन में मिलकर उसकी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और अगले दिन कोई पिंग पोंग क्लब को बहुत ज्यादा अच्छे से डेकोरेट किया होती है ताकि वो जिंगा का बर्थडे यहीं पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तभी जिंगा आ जाती है तो सब उसे पूछती है कि जीसी कहाँ पर है। और यहाँ पर जिंगा जैसे जीसी का नाम सुनती है उसे बोलती है कि आज का बाद मेरे सामने कोई भी जीसी का नाम नहीं लेगा और मैं उसे पिंग पोंग क्लब से निकालती हूँ। और एक बार जैसे गोइंग सुनती है उसे बोलती है कि तुमने उसे किस क्यों किया। और एक बार जैसे जिंगा सुनती है वो तो जनवे की तरह देखने लगती है, तो जनवे उसे बताती है कि गलती से सबको बता दिया। और यहाँ पर गोइंग से बोलती है कि तो तुमने उसे किस कर दिया था, कर दिया कोई बात नहीं, मैं तो आज से पहले 100 से भी ज्यादा लड़कियों को किस कर चुका होगा। और पीछे खड़ा होकर सारी बातें नाना सुन रही होती है। और यहाँ पर जनवे उसे इशारा करती है कि तुम्हारा पीछे कोई है। और यहाँ पर गोइंग जैसे पीछे देखती है तो वो देखती है कि नाना उसकी सारी बातें सुन रही होती है। और यहाँ पर नाना तो बहुत ज्यादा गुस्से से चली जाती है, तो जनवे उसे मना निकले उसके पीछे पीछे चली जाती है। और यहाँ पर जिंगा बोलती है कि चलो हम प्रैक्टिस करते हैं बोलकर वो जाकर जैसे ही अपना कपड़ निकालती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जिसी का बनाया हुआ कढ़ाई है। और यहाँ पर जैसे वो जिसी का बनाया हुआ कढ़ाई देखती है उसे तो जिसी के बारे में याद आने लगती है। एक स्टूडेंट आकर बताती है कि तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तो जिंगा प्रिंसिपल से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाती है। तो प्रिंसिपल से बताती है कि पिंग पोंग क्लब ने आज तक एक भी नेशनल गेम नहीं जीता है, इसलिए कमेटी ने डिसाइड किया है कि वो पिंग पोंग क्लब को डिसमिस कर देगा। और एक बार जैसे जिंगा सुनती है वो तो प्रिंसिपल से लड़ने लगती है ताकि पिंग पोंग क्लब बंद ना हो। और दूसरी तरह हमें गोइंग को दिखाई देते हैं जहाँ पर नाना को समझा रही होती है कि मैंने आज तक किसी भी किस किया है वो डल है, लेकिन नाना उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती है और उसके साथ लड़ रही होती है। और यहाँ पर बेबे जिंगा को लेटर देने के लिए लिख रही होती है और इस टाइम पर गुस्से से जीसी अपने क्लासरूम में आती है। तो एक लड़की जिसके पास आती है उससे एक लेटर देती है, उसे बोलती है कि मैं जिंगा को दे देना। और ये जैसे जीसी दिखती है उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से से बोलती है कि पिंग पोंग क्लब छोड़ चुकी हूँ, अगर तुम्हें उसे लेटर देना है तो खुद ही जाकर दे देना बोलकर उसे डांटने लगती है। यहाँ पर बेबे उसकी ऐसी गुस्सा देखकर वो अपने लेटर छुपा देती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अचानक क्लब क्यों छोड़ दी। ये सुनकर जीसी उसे बोलती है कि हम दोनों में डील हुआ था कि मैं उसे वॉलिंग बॉल सिखाऊंगा और मैंने उसे वॉलिंग बॉल सिखा दिया। और एक बार जीसी सुनती है उसे बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल टूटा है,
क्या तुम जिंगाओ को पसंद करती हो? और ये बात जैसे ही जिसी सुनती हो तो कुछ सोचने लगती है और उसे बोलती है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। और यहाँ पर हमें उसी लड़के को दिखाई जाते हैं जिस लड़के के साथ जैसे पहली राउंड में वॉलीबॉल खेल रही होती है और उसका नाम जिंगाओ होती है। और जैसे ही वो अपने मैच खत्म करती है तो उसकी दोस्त उसके पास आती है और उसे बोलती है कि क्या तुम अभी भी उस लड़की को ढूंढोगी? तो सिंगवानो से बोलती है कि एक्स गेम के बाद मैंने उसे कभी भी नहीं देखा है, मुझे डर है कि उसे कुछ ना हो जाए। असल में वो यहाँ पर जिसी के बारे में बात कर रही होती है लेकिन उसे पता नहीं होती है कि जिसी कौन है। और यहाँ पर जिंगाओ अपने सारे दोस्त को बता देती है कि अगर पिंग पोंग क्लब इस साल नेशनल क्लब नहीं जीतेगा तो इस क्लब को डिसमिस कर दिया जाएगा। और वजह से ही उसकी दो दोस्त सुनती हो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो तो बुरी तरह से प्रैक्टिस करने लगते हैं। और जैसे ही प्रैक्टिस खत्म होती है तो वो लंच करने के लिए कैंटीन में जाती है तो वो देखती है कि उसके सामने से जिसी आ रही है और जिंगाओ जिसी को ऐसे इग्नोर मारती है जैसे कि वो जिसी को पहले कभी दिखा नहीं है। देखकर जिसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन जिसके पास भी और कोई रास्ता नहीं होता है ना, इसलिए उसके बाद जिसी टेंडन से बात करते हुए जा रही होती है तो टेंडन से बोलती है कि डिटेक्टिव के लिए और भी ज्यादा पैसा लगेगा। सुनकर जिसी से बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब कर दूंगा। बोलकर वो एक टॉयलेट में घुस जाती है। तभी वो देखती है कि वो तो लड़के का टॉयलेट है और वो जैसे ही जाने वाला होती है तो वो आवाज सुनती है कि वहाँ पर और दो लड़का आ रही होती है तो वो टॉयलेट के अंदर घुस जाती है और दो लड़का आती है वो यहाँ पर मुतने लगते हैं और मुतते हुए बात कर रही होती है कि जिंगाओ को जबरदस्ती नेशनल कप में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो प्रिंसिपल पिंग पोंग क्लब को बंद कर देगा। और ये बात जैसे जिसी होती है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उसके बाद वो दो लड़का चली जाती है। और यहाँ पर जैसे जाने वाला होती है तो डॉक्टर उनकी बाथरूम में आ जाती है और यहाँ पर डॉक्टर को जैसे देखती है तो फिर से छुप जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर ने दवाई खाती है और उसकी दवाई की खत्म हो जाती है तो वो दवा वहीं से नीचे गिरा देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर जैसी जाती है तो जैसी जाती है डॉक्टर की दवाई उठा लेती है और वो जैसे बाहर जाने वाला होती है तो उसके सामने गोयंग आ जाती है। और यहाँ पर गोयंग जैसे जिसी को देखती है उसे माफी मांग कर यहाँ से जाने लगती है लेकिन वो देखती है तो लड़के का टॉयलेट है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिसी उसे बात को घुमा देती है और उसे अंदर बेचकर वो यहाँ से चली जाती है। और जाकर वो मेडिसिन के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलती है कि ये तो अल्जाइमर की मेडिसिन है। और वो डैनन को कॉल करती है, उसे पता देती है कि डॉक्टर ही को अल्जाइमर हुआ है और वो आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें भूलने लगेंगे, इसलिए तुम जल्दी ही जैंग को ढूंढो ताकि हमारे काम हो सके। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। उनपे जा रही होती है तो उसकी मैनेजर उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें एक लड़की को ट्रेन करना है। बोलकर उसे उसी लड़की के पास लेकर जाती है। जैसे जन उस लड़की को देखती हो तो पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं जिसी होती है। और यहाँ पर दूसरे को जैसे वो दोनों देखते हो तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तो मैनेजर जानवे से पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो जानवे से बता देती है कि मेरी क्लासमेट है। ये सुनकर मैनेजर उससे बोलते है कि अब तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तो जानवे से पूछती है कि तो इतना अमीर हो तो फिर भी काम क्यों कर रही हो? तो जिसी से बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ ना, इसलिए मैं बाद में जाकर अपनी कमाई को संभाल सकूँ, इसलिए मैं यहाँ से काम करना सीख रही हूँ। ये सुनकर जानवे से बोलती है कि जिंगाओ भी तो अमीर है तो वो क्यों काम नहीं कर रही है? ये सुनकर जिसी से बोलती है कि हर इंसान अलग होती है और मुझे इसके साथ कंपेयर मत करो। ये बात जैसे ही जानवे सुनती है उसे बोलती है कि तुम तो बिल्कुल उसी की तरह बात कर रहे हो और उसे बता देती है कि जिंगाओ कुछ दिन पहले बोल रही थी कि उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और ये बात जैसे ही जिसी सुनती है कि जिंगाओ उसके बारे में ऐसा सोच रही है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता। और उसी होटल में जेहू अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं और उनका वेटर और कोई नहीं जनबे होती है। और यहाँ पर जेहू जैसे ही जनबे को देखते हो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और यहाँ पर जेहू को एक दोस्त जाकर जनबे के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो जेहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जाती है और अपने दोस्त से लड़ने लगती है तो जनबे उन दोनों को शांत करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जनबे यहाँ से जाती है तो उसकी सारे दोस्त उसके साथ लड़ने लगते हैं और उसे बोलती है कि तुमने मेरे पार्टी बर्बाद कर दिया। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। जैसे ही जेहू की सारी दोस्त चली जाती है तो जेहू कुछ पैसे निकाल कर टेबल के ऊपर रख लेती है। और यहाँ पर जनबे जैसी आती है तो जेहू जनबे को बोलती है कि उन्होंने तुम्हें टिप दिया है। और ये बात जैसे ही जनबे देखती है उसे बोलती है कि हम टिप नहीं लेते। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जेहू उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। और दूसरी तरह जेहू की मम जेहू के रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी वेडिंग ड्रेस है। ये देखकर जेहू की मम जेहू के ऊपर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है। और दूसरी तरह जेहू होटल से जैसे ही बाहर आती है तो उसकी टक्कर दो नशेड़ी से हो जाती है और उन दोनों में बहस होने लगती है। और जेहू देखती है कि साइड में जिसी जा रही होती है तो उसे अपने पास बुलाती है और उन दोनों को बताती है कि इसे गर्दन मोड़ना कुंफू आती है। फिर जैसे ही वो दोनों सुनते हैं वो दोनों तो उनकी तरह बढ़ने लगते हैं। तो जिसी से बता देती है कि मुझे कुछ भी कुंफू नहीं आता, मैं सिर्फ टिन तुम्हें डरा रही थी। और ये बात जैसे ही जेहू सुनती है उसे तो और भी ज्यादा डर लगने लगती है। तो जिसी उसके हाथ पकड़ती है तो उसे यहाँ से भगा कर ले जाती है और उन दोनों एक डस्टबिन के नीचे छुप जाती है। और यहाँ पर जेहू को डस्टबिन की बदबू और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है तो वो यहाँ से चली जाती है और एक कार के नीचे छुप जाती है। और इस टाइम पर दो नशेड़ी आ जाती है और उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। और एक नशेड़ी बोलती है कि वो कुंफू वाली कहाँ गए, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस टाइम पर जेहू की मम जेहू को कॉल करती है और जैसे ही उस रिंगटोन उन दोनों सुनते हैं तो जेहू के पास जाती है। और यहाँ पर जेहू दोनों को देखते हो तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और यहाँ पर जैसे तो सोचती है कि वहाँ से निकल जाएगी लेकिन वो कुछ सोचती है और उसके बाद उन दोनों के पास जाती है और यहाँ पर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो एक लड़का जिसी को एक गुस्सा देती है तो यहाँ से बेहोश हो जाती है। और जैसे वो दोनों जेहू की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर जेहू को जैसे ही मारने वाले होती है तो इस टाइम पर जनबे आ जाती है और वो जेहू को बचा लेती है। और यहाँ पर जेहू जैसे ही जनबे को देखती है उसे तो देखती ही रह जाती है। और दूसरी तरह जिंगाओ मायूस होकर अपने घर में बैठा हुआ होती है तो जनबे उसे कॉल करती है और उसे बता देती है कि जिसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। और एक बार जैसे ही जिंगाओ सुनती है तो भागते हुए हॉस्पिटल में जाती है और कैसे भी करके वो जिसी के रूम में पहुंच जाती है। और दूसरी तरह हमें जनबे दिखाई देते हैं जहाँ पर की जेहू इसकी चोट लगे हुए जगहों में दवाई लगा रही होती है। और इस टाइम पर नर्स
गुस्सा जाती है तो यह उन्हें दवाई लगाने के लिए बोलती है। तो नर्स जानवे से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और ये वजह से यह सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि जानवे उसे हाँ बोल देगा, लेकिन जानवे नर्स को बताती है कि मैं तो उसे सही से जानती नहीं हूँ। और ये वजह से यह सुनती है उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से से वो जानवे की तरह देखने लगती है। और दूसरी तरह हमें जिंगाओ दिखाई देते हैं जहाँ पर जिसी के पास बैठा हुआ होती है और उसे बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। हम दोनों को मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ और मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। और उसे बोलती है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मेरी कमेंट को इग्नोर कर मुझे दिल से गले लगाया था, और बोलकर उसे तो अपना दिल की बात बता देती है। और ये बताते बताते वो तो रो रही होती है और अपने आंसू को पूछती है और उसे बताती है कि अगर इस बारे में पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बारे में रो रही थी तो तुम मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ोगे। बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है तो जिसी उसकी हाथ पकड़ लेती है। ये देखो जिंगाओ तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और यहाँ पर जिसी उसे अपने करीब खींच लेती है तो उन दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाती है और यहाँ पर उन दोनों को ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। और दूसरी तरह जेहू अपने घर में जाती है तो उसकी माँ उसे उसकी वेडिंग ड्रेस दिखाती है और उसे डांटने लगती है कि तुमने इसे बाहर क्यों निकाला है। देखो जेहू से बोलती है कि आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मेरे पापा का कोई वैल्यू नहीं है। सुनकर उसकी माँ उसे हाँ बोल देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो तो सिर्फ मेरी बात मानोगी। और ये वजह से जेहू सुनते से बोलती है कि मैं मेरे पापा का बेटी हूँ। बोलकर वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है और रुककर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता था कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलकर वो यहाँ से फिर से गुस्से से चली जाती है। और यहाँ पर टेंडन जैसे को डांट रही होती है कि तुमने तुम्हारे पापा से क्यों बोला कि तुम मेरे घर में गिर गई थी और तुम्हें चोट लग गई थी। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि अगर मैं सच्चाई पापा को बताती तो मेरे लिए परेशान हो जाती है। सुनकर टेंडन से पूछती है कि मुझे पता नहीं था कि तू मेरी पीठ पीछे जिंगाओ से रिश्ता बना रही है। और उसे बताती है कि जब जिंगाओ को पता चलेगा कि तू उसकी करीब इसलिए गई थी ताकि तू उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेशन कर सके तो जिंगाओ तुझे नहीं छुड़ाएगा और उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। और वजह से जिसी सुनती है उसे तो साफ साफ मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं सारी सच्चाई जिंगाओ को बता दूंगा। और इस बात को लेकर उन दोनों लड़ने लगते हैं और इस टाइम पर उनके रूम में योन आ जाती है और वो जिसी का प्यार करने लगते हैं। और यहाँ पर योन टेंडन को डटने लगती है कि जिसी तुम्हारे घर में थी इसलिए तुम्हें उसकी ध्यान रखना चाहिए था। ये सुनकर टेंडन तो कुछ भी बोल नहीं पाता और यहाँ पर योन जिसी का तो बहुत ज्यादा ख्याल रख रही होती है। और इस टाइम पर उनकी आंटी भी आ जाती है और वो जाकर वो भी जिसी का ख्याल रखने लगती है। और यहाँ पर जिंगाओ अपने घर में होती है तो जिसी उसके पास आती है, बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वजह से जिंगाओ सुनती है उसे रोक देती है और वो अपने चारों तरफ से देखने लगती है और बोलती है कि ये वही जगह है और वहाँ पर वही फ्लावर भी है और स्ट्रॉबेरी केक भी है। और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ सुनना नहीं है। बोलकर उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि जिंगाओ को ऐसा लग रहा होती है कि उसे ब्रेकअप करने वाला होती है। और वजह से जिसी सुनती है उसे बोलती है कि तुम तो मेरी बात सुन लो। और यहाँ पर जिंगाओ जैसे उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है तो जिसी उसके साथ लड़ने लगती है और उसे बोलती है कि कल रात को तो तुम्हें मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था और उसकी ऐसी बिहेवियर देखकर उसे बोलती है कि तुम तो बिल्कुल बच्चे की तरह हो। और वजह से जिंगाओ सुनती है उसे बोलती है कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मेरी नेचर ही ऐसी है, अगर तुम्हें मेरे में प्रॉब्लम है तो तुम किसी बुड्ढे के साथ डेट में जाओ। और वजह से जिसी सुनती है तो हंसने लगती है और उसे अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी ब्रेकअप नहीं करूंगा जब तक तुम ना चाहो। और ये बात जैसे जिंगाओ सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे क्या बोलने वाली थी। तो भी वो देखती है कि उसे सारी घूर रही होती है तो बोलती है कि चलो हम ऊपर चलते हैं और यहीं पर बात करते हैं। बोलकर उसे ऊपर ले जाती है और उसके बाद जिसी जिंगाओ को एक फोटो दिखाती है उसे बताती है कि मुझे डॉक्टर ही और उनके बेटे ही जियांग के ऊपर सबसे ज्यादा डाउट है। ये सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि उस कंपटीशन के बाद सबसे ज्यादा फायदा ही जियांग को हुआ है क्योंकि उसने कंपटीशन जीता और उसे स्कॉलरशिप मिला और वो पढ़ने के लिए बाहर चलेगी। ये सुनकर जिस चीज से बोलती है कि उन दोनों के अलावा मुझे और किसी के ऊपर डाउट है। बोलकर उन्हें प्रिंसिपल लिन की फोटो दिखाती है और एक बार जैसे जिंगाओ सुनती है उसे तो डांटने लगती है। उसे बोलती है कि तुम्हें पता है ना प्रिंसिपल लिन कैसे इंसान है। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि क्योंकि उस टाइम पर उन्हें अपने बेटे की फ्यूचर के बारे में सोचना था। और उससे बताती है कि उस टाइम पर मेरे पापा और तुम्हारी माँ रिलेशनशिप में थे। और यहाँ पर जिंगाओ को जैसे ही पता चलती है कि जिसी उसकी करीब इसलिए आए थे ताकि उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेशन कर सके तो जिंगाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। रोज जिसी का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर निकाल देती है और जिसी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन जिंगाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो अपने रूम में चली जाती है। जिसी गार्डन में जाती है और जिंगाओ समझा रही होती है कि मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। ये सुनकर वो अपने बालकनी में आती है और उसे पूछती है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूँ। तो जिसी उसे बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर भी जिंगाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो अपने रूम में चली जाती है। ये देखो जिसी तो रोने लगती है और उसे बोलती है कि टेंडन सच बोल रही थी, तुम्हें सच्चाई नहीं बताना चाहिए था। तभी साइड से जिंगाओ जिसी को बुलाती है और यहाँ पर जिसी जैसे ही साइड में जिंगाओ को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भागते हुए जिंगाओ के पास जाती है। लेकिन जिंगाओ साइड में हो जाती है तो जिसी जाकर पानी में गिरती है। और यहाँ पर जिसी बोलती है कि मुझे तैरना नहीं आता। तो जिंगाओ से बताती है कि वहाँ पर ज्यादा पानी नहीं है। तो जिसी खड़ा हो जाती है और जिंगाओ जिसी से पूछती है कि क्या तुम सच बोल रही थी कि तुम मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। तो जिसी उसे वादा करती है कि मैं तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। उसके बाद जिसी जिंगाओ को आई लव यू बोल देती है तो जिंगाओ उसे आई लव यू टू बोल देती है। और यहाँ पर वो दोनों तो एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर प्रिंसिपल ने अपने कुत्ते के साथ पार्क में बैठा हुआ होती है तो मैनेजर डो को देखती है और उन्हें पूछती है कि क्या आप यहाँ पर वॉक करने के लिए आए हैं। तो मैनेजर डो ने बताती है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था अपनी फैंसी से मिलने के लिए और यहीं पर एक शॉर्टकट था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैनेजर डो देखती है कि उनके कुत्ते का बहुत ज्यादा बाल झड़ रही होती है तो उन्हें पूछती है कि ये कितने साल का है। ये सुनकर प्रिंसिपल इन्होंने बताती है कि ये 10 साल का है और उसे बताती है कि जब ये छोटा था तो यूरिन मेरे पास लेकर आई थी लेकिन उस हादसे के बाद यूरिन भी मेरे से दूर चली गई। ये सुनकर मैनेजर डो ने बताती है कि मैंने न्यूज में देखा था कि यूरिन वापस आ गई और उन्हें पूछती है कि क्या वो आपसे मिलने के लिए नहीं आई है। ये सुनकर प्रिंसिपल इन्होंने बताती है कि उसे काम ज्यादा है ना इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई है। तभी प्रिंसिपल को याद आती है कि जिस दिन यून को किसी ने ड्रग्स दे दिया था और
और उसने बड़ा हंगामा कर दिया था इस दिन। रिन्नी उसके पास आई थी और उसके घुटने में बैठ कर बोलती कि आप ही उनका मदद की है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी कोई भी मदद नहीं करती। इस वजह से रिन्नी उसे बोल रहे थे कि आज के बाद मैं आपसे नहीं मिलूंगा बोलकर वो गुस्से से चली गई। तब से वो अपने पापा से मिलने के लिए कभी भी नहीं आई है और ये सारी बातें प्रिंसिपल बैठकर सोच रही होती है। तभी वो देखती है कि बारिश होने वाली होती है, तो वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन जिसे अपने स्कूल में जाती है और वो जैसे ही जीहाई को देखती है उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि उस दिन तुम हॉस्पिटल में ऐसे ही क्यों चली गई, तुम्हें बताना चाहिए था। ये सुनकर जीसू से बोलती है कि तुम मेरे ऊपर रोब मत झाड़ो, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे कुंफू और अखरोट को लेकर झूठ बोलोगे। और एक बार जैसे ही जीसू सुनती है उसे अपना फोन दिखाती है और उसे बोलती है कि तुम भूलो मत कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और एक बार जैसे ही जीहाई सुनती है बोलती है कि हम दोनों के पास एक एक सीक्रेट है एक दूसरे का, इसलिए तुम चुप रहो और मैं भी चुप रहूंगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही जाती है तो वो देखती है कि उसे जानवे ढूंढ रही होती है और जानवे जैसे ही जीहाई को देखती है उसके पास आती है और उसे पूछती है कि उस दिन हॉस्पिटल में बिल कितना हुआ था। तो जीहाई से बता देती है कि करीबन 300 युआन। और एक बार जैसे ही जानवे सुनती है उसे वो बिल पे कर देती है और उन दोनों को यहाँ पर बेबे देख रही होती है। और यहाँ पर बेबे को उन दोनों को डाउट होने लगती है क्योंकि जीहाई बहुत ज्यादा गुस्से वाली लड़की होती है ना, लेकिन वो किसी से शान से बात कर रही होती है। ये बात बेबे को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हमें लगेगा जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।